फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो नर्स थी। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो जब लिफ्ट में गई अपने फ्लैट में जाने के लिए तो एक हेलमेट पहना इंसान भी लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट जैसे ही तीसरे फ्लोर पर रुकी, दोनों ही यहाँ उतर गई। तब वो नर्स अपने फ्लैट में और हेलमेट वाला आदमी उसके पास ही वाले फ्लैट में चला जाता है। अंदर आने के बाद नर्स अपने दोस्त से बात करने लगी। वो उसे बता रही थी कि मेरे साथ वाला पड़ोसी मुझ पर नजर रखता है। बात करती करती नर्स का ध्यान सामने गया जहाँ एक शर्ट पड़ी थी जो कि उसकी नहीं थी। उसे शक था कि ये जरूर साथ वाले पड़ोसी ने रखी है, इसलिए वो गुस्से में उसके फ्लैट के बाहर जाकर धमकाने लगती है कि मुझे पूरा यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरे फ्लैट पर आते हो। मैंने इस वजह से अपने फ्लैट में कैमरा भी लगवाया हुआ है और अब देखना मैं पुलिस को कॉल करके बुला रही हूँ। अब शक की बुनियाद पर नर्स ने सच में कैमरा लगवाया हुआ था, पर अभी उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक नहीं की थी। उसे धमकाने के बाद नर्स जब अपने फ्लैट में आई तो कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जब चेक करने बाहर गई तो कुछ दूर से आवाजें आ रही थी। तभी नर्स बेध्यानी में अपना फ्लैट खुला ही छोड़कर चेक करने चली जाती है। वहाँ उसे छोटी बच्ची मिली। नर्स कहती है, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर चले जाओ फौरन। जिसके बाद नर्स वापस अपने घर आ गई। कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, वहाँ वही हेलमेट वाला इंसान खड़ा था। नर्स को देखते उसने अपने बैग से रॉड निकाला जिस पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर नर्स बहुत डर गई, अपनी जगह से उठी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एकदम से उस हेलमेट वाले इंसान ने उसके सर पर रॉड दे मारा जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो रॉड से इतनी बार उस पर वार करता है कि जब तक वो मर नहीं जाती और फिर सर पर मार मार कर सर ही कुचल के रख देता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें फैमिली के हेड का नाम था किम, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब किम को एक बीमारी थी जिस वजह से उसे हल्की सी भी मैली गंदगी से एलर्जी हो जाया करती थी। गंदगी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए उसे हर चीज परफेक्ट बिल्कुल साफ चाहिए थी। अब एक दिन किम के पास कॉल आती है और उसे बताया जा रहा था कि काफी वक्त से तुम्हारा सौतेला भाई लापता है। जिस आदमी ने कॉल की थी वो किम को बताता है कि आपका भाई जिस बिल्डिंग में रहता है मैं वहाँ का केयर टेकर बोल रहा हूँ और अब आप लोग आए और अपने भाई का सामान ले जाएं। फिर अगले ही दिन किम उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है। अब ये बिल्डिंग वही थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अपने बीवी बच्चों को बाहर छोड़कर अपने भाई के फ्लैट में जाता है उसका सामान लेने, जहाँ उसे अपने भाई के सामान से हटकर और सामान भी मिलता है, जिसे कुछ औरतों और बच्चों के कपड़े, जूते और 2 टूथब्रश। ये देखकर किम को अजीब लगा, इसलिए वो केयर टेकर को कॉल करके पूछता है कि क्या मेरे भाई के साथ यहाँ कोई और भी रहा करता था, क्योंकि उसके फ्लैट से मुझे इस तरह का सामान मिला है। तब केयर टेकर बताता है कि नहीं, कोई भी नहीं, वो तो अकेला रहा करता था। अब मजीद जानकारी हासिल करने किम आसपास के लोगों के फ्लैट्स में जाता है। यहाँ वो एक बड़ी अजीब चीज नोटिस करता है कि हर किसी की बेल के पास अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। इस बारे में लोगों से बात करके उसे पता चल जाता है कि ये निशान किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। ये निशान दरअसल घर में कौन कौन रहता है इस बारे में बनाए गए हैं, यानी कितने आदमी है, कितनी औरतें और कितने बच्चे हैं। उसके भाई के फ्लैट के बाहर भी इस तरह के ये निशान बने हुए थे। बाहर गाड़ी में किम की फैमिली जब बैठी थी तो एक दुकान पर गेम देखकर बच्चे गेम खेलने की जिद करते हैं। अब क्योंकि ये नई जगह थी इसलिए उनकी मॉम उन्हें मना कर रही थी, पर जब बच्चे बात नहीं मानते तो वो जाने देती है और खुद अपनी मॉम से कॉल करने लग जाती है। अब कॉल काटने के बाद जब उसने बाहर देखा तो बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो बहुत घबरा गई, जल्दी से बाहर आकर हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। उन्हें ढूंढते हुए जब वो अपनी गाड़ी के पास आती है तो देखती है कि बच्चे एक पागल आदमी के साथ उनकी ही गाड़ी में बंद है। वो गुस्से में उस आदमी को गाड़ी से बाहर आने का कह रही थी, लेकिन वो तो उससे बहस करने लगा। उसे परेशान देखकर एक पड़ोसी औरत यहाँ पर आई जिसका नाम जूही था और वो उसके साथ मिलकर उस पागल आदमी को गाड़ी से भगा देती है। इतनी ही देर में यहाँ किम भी आ चुका था और जब वो देखता है कि इस औरत जूही ने मेरी फैमिली को बचाया है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अब जूही इस फैमिली को अपने फ्लैट में लेकर जाती है और इन्हें कॉफी पिलाती है। वो किम से पूछती है कि आप लोग तो काफी पैसे वाले बड़े लोग लगते हो, तो यहाँ इस तरह की जगह पर क्या करने आए हो? तब किम बताता है कि इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में मेरा भाई रहता है। अब किम के भाई का नाम सुनकर जूही इनके साथ अचानक ही अजीब सा बर्ताव करने लगती है और जबरदस्ती इन्हें अपने घर से निकालने लगी। हालांकि किम उससे बात करने की कोशिश भी करता है कि क्या हुआ, कोई मसला है, आप अचानक हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? तो वो बस इतना ही कहती है कि आप अपने भाई को समझाएं, क्योंकि वो मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखता है, हमें बहुत परेशान करता है। अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें सुनकर किम फैसला करता है कि मैं कुछ दिन अपने भाई के फ्लैट में ही रहूंगा ताकि सच्चाई जान सकूं। वो अपने बच्चों को अपनी वाइफ के साथ घर भेज देता है। कुछ देर के बाद हम उसे अपने भाई के फ्लैट के वॉशरूम में देखते हैं। अचानक ही उसे अजीब सी आवाज आई। वो जब चेक करने बाहर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अजीब लगा। कॉल करने के लिए वो जैसे अपना कोड चेक करने लगा तो देखता है कि मोबाइल वहाँ से गायब है। वो सोचता है कि मेन दरवाजा तो लॉक है, फिर अंदर कौन कहाँ से आया होगा जिसने मेरा मोबाइल चुरा लिया। इस सोच के साथ वो पूरे फ्लैट को चेक करने लगा, जहाँ तभी
उसे एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते में जब वो गया तो नर्स के फ्लैट में आ जाता है, जिससे हम समझ पाए कि नर्स अपने जिस पड़ोसी की बात कर रही थी कि जो उसे परेशान करता था वो और कोई नहीं बल्कि किम का भाई ही था। और उसका शक सही था कि मेरे जाने के बाद वो पड़ोसी यहाँ आ जाता है। अब किम की वाइफ अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर वापस जा रही थी। वो जब पार्किंग एरिया में थी तो वहाँ सामने ही हेलमेट वाला बंदा भी खड़ा हुआ था। फिर वो जैसे लिफ्ट में गई, वो हेलमेट पहना इंसान भी उनके साथ लिफ्ट में चढ़ गया। अब जैसे किम की वाइफ एक फ्लोर पर उतरी, हेलमेट वाला इंसान नोटिस कर लेता है और इस तरह उसने देख लिया था कि वो किस फ्लैट में रहती है। अब किम की वाइफ का एक पार्सल आया था जिसे लेने वो बिल्डिंग के बाहर आई और जब बच्चे घर में अकेले थे तो हेलमेट वाला इंसान उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगता है। किम की वाइफ जब पार्सल खोलती है तो हैरत, वो बिल्कुल खाली था। तभी बच्चे अपनी मॉम को कॉल करके बताते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई है जो कब से दस्तक दे रहा है। उनकी मॉम समझाती है कि बेटा मैं बस आ रही हूँ और दरवाजा बिल्कुल न खोलना। हेलमेट वाला इंसान दरवाजे पर बने छोटे से सुराख के जरिए अंदर हाथ डालता है, लॉक खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है पर नाकाम रह जाता है। दौड़ते भागते किम की वाइफ भी वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। उसने जैसे दरवाजा खोला, ऊपर वाले फ्लोर से आता हुआ हेलमेट वाला इंसान उसे देख लेता है और जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे किम की वाइफ उसे बाहर ही रोके रखती है और मदद के लिए भी जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सामने वाले फ्लैट से एक आदमी निकलकर बाहर आया, जिसे देखकर हेलमेट वाला इंसान वहाँ से भाग जाता है। इस बारे में फौरन किम को बताया गया, वो भी आ गया और जब पुलिस यहाँ आई तो बिल्डिंग के कैमरास को चेक किया गया, जिससे पता चला कि वो हेलमेट वाला आदमी बस किम की वाइफ का ही पीछे कर रहा था और किसी को उसने देखा तक नहीं। ये जानकर किम को हैरत हुई और वो पुलिस को कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से वो हेलमेट वाला इंसान मेरा सौतेला भाई ही है। इसके बाद किम अपने वकील के पास गया और इनकी बातों से हमें पता चला कि वो सौतेले भाई कैसे थे। दरअसल उसके सौतेले भाई की मॉम डैड ने किम को गोद लिया था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके मॉम डैड ने अपने बेटे की बजाय अपनी सारी जायदाद किम के नाम कर दी थी, जबकि उसके सौतेले भाई को कुछ न मिला। हालांकि वो अपने मॉम डैड का असली बेटा था। अब उसके डैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब किम और उसका सौतेला भाई छोटे थे तो उसके भाई पर ये इल्जाम लगा था कि उसने एक लड़की के साथ बुरा सलूक किया। अब यहाँ किम जानता था कि मेरा भाई बेकसूर है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देता है कि हाँ इसके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सच है। सच में इसने उस लड़की के साथ बुरा सलूक किया था। अब किम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सौतेले भाई को एक बीमारी थी जिस वजह से उसके जिल्द पर लाल निशान बन जाया करते थे और क्योंकि किम को भी ये मसला था कि उसे गंदगी इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था और उसने झूठ बोला और बस तभी से उसके डैड भी उस पर गुस्सा रहने लगे थे। उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया था और यही वजह थी कि उसके नाम कोई जायदाद भी नहीं लगाई। तो किम को लगता है कि ये सब मेरा भाई मुझसे अपना बदला लेने के लिए कर रहा है, मेरी फैमिली को परेशान करके। वकील से मिलने के बाद वो वापस अपने फ्लैट में आ गया। देखता है कि किसी ने उसके बेल पर भी वही निशान बना दिए थे जैसे उसके भाई के फ्लैट के बाहर में बने हुए थे। इनके घर में कितने मर्द, औरतें और बच्चे रहते हैं। किम पूरी बिल्डिंग को चेक करता है जहाँ सभी के दरवाजे पर इस तरह के निशान बने थे। किम की वाइफ स्कूल गई अपने बच्चों को लेने के लिए, जहाँ वो अपने बेटे को तो ले लेती है, लेकिन बेटे के बारे में पता चला कि वो तो कब से स्कूल से जा चुका है। बिल्डिंग के कैमरा को चेक करती है जहाँ उन्हें पता चला कि उनका बेटा पार्क में खेल रहा है। पर मुसीबत थी क्योंकि वो हेलमेट वाला इंसान भी वहाँ पार्क में मौजूद था। इस बारे में वो जल्दी से किम को बताती है और ये दोनों जल्दी से पार्क में चले जाते हैं। इस बार किम उसे पकड़ने में कामयाब रहता है, उसे काफी मारता भी है, लेकिन जब वो उसका हेलमेट उतारता है तो पता चला कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि कोई और ही लड़का है। सारे हालात की वजह से किम काफी परेशान हो गया था। वो एक स्टिक लेकर अपने भाई के फ्लैट में जाता है, पर जब भी वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। परेशान होकर वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है कि तभी उसे हेलमेट पहना एक और इंसान मिलता है जो सामने वाली दुकान में जा रहा था, जिसका पीछा वो करने लगा था। उस हेलमेट वाले इंसान को पता चल गया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, तो वो वहाँ से भागने लगा, पर उसके पीछे भागकर किम उसे पकड़ लेता है, जहाँ इन दोनों की हाथापाई होने लगी। उसका भी जब हेलमेट उतारा गया तो पता चला कि ये भी उसका भाई नहीं है बल्कि ये शुरुआत वाली नर्स का दोस्त है। जिसके बाद ये दोनों किम के भाई के फ्लैट में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यह नर्स का दोस्त किम को बताता है कि मैंने अपनी दोस्त नर्स को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, वो तो काफी महीनों से लापता है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड मुसलसल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी किम की नजर बाहर गई, जहाँ पर हेलमेट वाला इंसान उस खुफिया रास्ते के पास ही खड़ा था। ये दोनों जल्दी से भागकर उसका पीछा करते हैं और नर्स के फ्लैट में आ जाते हैं। ये दोनों जब उसे ढूंढ रही थी तो तभी किम को अलमारी में नर्स की लाश मिलती है जो खून में लत पर प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई थी। वो आकर फौरन किम के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो काफी डर गया, चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नर्स के दोस्त वहाँ आ गया और जब उसे पता चला कि मेरी नर्स दोस्त मारी गई है तो वो काफी दुखी हो गया। लेकिन तभी पीछे से हेलमेट वाला इंसान उसकी कमर में चाकू घुसा देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया। पर अगले पल हेलमेट वाला इंसान उसके सर पर
जोरदार वार करके उसकी जान ही ले लेता है, जिसके बाद अब वो किम के पीछे पड़ जाता है और रॉड से लगातार उस पर हमला करने लग गया था। किम भी इस दौरान चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गया था। बाहर फिर अचानक ही एक दो रॉड किम को लगे भी, लेकिन फिर भी उसने बचते बचाते उसे पकड़ ही लिया और इन दोनों की जोरदार हाथापाई होने लगी। किम उसके ऊपर आकर हेलमेट हटाने की कोशिश करता है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कौन है, पर तभी वो चालाक इंसान अपनी जान छुड़वाने के लिए उसके टांग में चाकू घुसा देता है, जिससे किम को इतनी तकलीफ हुई कि उसने हेलमेट वाले इंसान को छोड़ दिया। और अब हेलमेट वाला इंसान चाकू लेकर किम को मारने ही वाला था कि तभी किम वहाँ पड़ी ईंट उठाकर उसके हेलमेट पर दे मारता है और जल्दी से अपनी जान बचाकर एक फ्लैट में आ गया, जो कि उस औरत जूही का था। उस वक्त जूही तो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी थी जिसकी एक आँख खराब थी। यहाँ किम अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है और क्योंकि उसका मोबाइल बंद हो गया था तो वो जूही की बेटी से एक फोन मांगता है, जिस पर बच्ची उसे एक कमरे में लेकर गई, जहाँ पर हैरत बहुत सारी औरतों के पर्स, बच्चों के खिलौने और ढेर सारे फोन पड़े हुए थे। बच्ची उन्हीं में से एक फोन किम को लाकर देती है, जो किम का ही फोन था, जो उसके कोट से तब गायब हुआ था जब वो अपने भाई के फ्लैट पर था। किम हैरान होते हुए बच्ची से पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? तब बच्ची बताती है कि ये फोन तो मुझे मामा ने ला कर दिया। ये सुनकर किम को सारी बात समझ आ गई थी, यानी कि हेलमेट पहनकर सबको जो मारता है वो और कोई नहीं बल्कि इस बच्ची की मॉम जूही है, और जिन लोगों का सामान वहाँ पड़ा था वो सब इसके शिकार थे। ये जानकर किम चक्कर खाकर वही जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जब उसकी नजर सामने गई तो उसे अपने भाई की लाश दिखती है, जो भी खून में लथपथ थी, बिल्कुल नर्स की ही लाश की तरह। इससे पहले कि वो कुछ करता, हेलमेट पहने जूही भी यहाँ आ जाती है और किम के सर पर जोरदार रॉड से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे मरा हुआ समझकर जूही उसका सारा सामान ले लेती है। उधर किम की वाइफ अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने मॉम के घर अमेरिका भेज रही थी। बिल्डिंग के बाहर हम जूही को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ किम की वाइफ के फ्लैट में ही जा रही थी। गाड़ी में बैठकर किम की वाइफ को याद आता है कि मैं तो दवाइयाँ लेना भूल ही गई, तो इसलिए वो दवाइयाँ लेने वापस से फ्लैट में आ गई। दवाइयाँ लेकर वो जाने ही वाली थी कि तभी उसके पास किम की कॉल आई, क्योंकि वो जिंदा था, उस वक्त बस बेहोश हुआ था। वो अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है कि वो हेलमेट पहना इंसान कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है, और वो भी और कोई नहीं बल्कि जूही है। इसीलिए तुम जल्दी से फ्लैट खाली करके फौरन वहाँ से निकलो, क्योंकि वो वहाँ ही आती होगी। अब इससे पहले कि उसकी वाइफ वहाँ से भाग पाती, जूही वहाँ आकर रॉड से उस पर वार करके बेहोश कर देती है। फिर जूही जाती है पार्किंग एरिया में, जहाँ गाड़ी में उनके बच्चे बैठे थे। वो बच्चों को दरवाजा खोलने का कहती है, पर वो समझदार थी, दरवाजा नहीं खोलते। जूही को याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, जो उसने किम को बेहोश करने के बाद ले ली थी, जिसकी मदद से वो गाड़ी खोलकर अंदर घुस आई और बच्चों को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे बड़ी चालाकी से गाड़ी से निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। किम भी पार्किंग एरिया में आ गया था, पर वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, क्योंकि उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। दोनों बच्चे जूही से बचते हुए पहले ही अपने फ्लैट में आ चुके थे, पर वो भी पीछा करते करते अंदर घुस ही आई थी। थोड़ी ही देर में किम भी फ्लैट में आ जाता है। इससे पहले कि अपने बच्चों तक पहुँच पाता, रॉड से जूही उस पर हमला कर देती है। वो फिर उसके ऊपर चढ़ गई, जगह जगह उसे इतना देकर मारती है कि किम बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से बच्चों के पीछे पड़ गई। इतनी ही देर में किम को भी होश आ गई और वो आराम से रोकते हुए उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें ये घर दौलत पैसा चाहिए ना, तो तुम सब रख लो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। जूही भी उसकी बात सुनती है और यहाँ उनकी बात बनने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई थी। इस वजह से वो घबरा गई, दोबारा से किम पर हमला करके गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर पहले किम ने देखा था कि पूरे घर में पेट्रोल लीक होकर फैला हुआ है, इसीलिए वो लाइटर लेता है और वहाँ आग लगा देता है। आग फैलती फैलती पूरे ही घर में लग जाती है। आग को देखकर जूही काफी घबरा गई, क्योंकि आग उसके बहुत करीब थी और उसके कपड़े भी जल रहे थे। वो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग की लपेट में वो पूरी तरह आ चुके थे, पूरी तरह जलकर उसकी मौत हो जाती है। तभी दरवाजा खोलकर पुलिस भी अंदर आ गई और इस पूरी सूरत हाल को संभालते हुए इस फैमिली को भी बचा लेती है। अगले दिन दिखाया गया ये फैमिली बिल्कुल ठीक सही सलामत है। किम ने अपना फ्लैट छोड़ दिया है, जहाँ अब एक नई फैमिली शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि किम अपनी पूरी फैमिली को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फ्लैट की एक अलमारी में जूही की बेटी अभी तक छुपी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, शुरुआत में जूही का टारगेट नर्स नहीं बस किम का भाई ही था, लेकिन जब नर्स ने आकर उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी तो वो घबरा गई, उसने नर्स को भी मार डाला, जिसके बाद जूही ने उन दोनों के फ्लैट्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ पुलिस आ गई, जिस वजह से उन्हें वो फ्लैट खाली करना पड़ा। फिर जूही ने किम और उसकी फैमिली को अपना टारगेट बनाया। ऐसा उसने बहुत से लोगों के साथ किया था, वो लोगों को मारकर उनका सब कुछ चुरा लिया करती थी। अब वो तो मर चुकी थी, तो शायद ये बुराई खत्म हो जाए, वरना उसकी बेटी तो जिंदा है ही, जिसके जरिए ये सिलसिला चलता रहेगा। ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।